आज हम लोग जो कवर करेंगे वह है इलेक्ट्रॉनिक्स फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन PEC प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इसकी जो पहली यूनिट है यूनिट 1, इसमें सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। स्पेक्ट्रम मतलब होता है एक संपूर्ण रेंज, मतलब पूरा किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम कहें कि इसका स्पेक्ट्रम चाहिए तो स्पेक्ट्रम मतलब कि उसकी एक पूरी संपूर्ण जानकारी उस रेंज की हमको चाहिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, इसको हम लोग जानेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं उसकी एक फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, उसी के बारे में हमको जानना है। तो अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है, संपूर्ण फ्रीक्वेंसी रेंज, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे वेव्स आया। वेव्स में क्या होता है, वेव्स जो होती हैं वह क्या करती हैं, एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करती हैं। क्या करती हैं? ट्रांसफ़र करती हैं। किसको? एनर्जी को। कहाँ? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। तो एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए क्या होता है कि यहाँ पर जो वेव्स होती हैं ये दो प्रकार से एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं। एक होती है मैकेनिकल वेव और दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमको जो पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ना है। मैकेनिकल वेव में क्या होता है, इनको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, मतलब एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र करने के लिए इनको मीडियम की आवश्यकता होगी। वहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए, जैसे वाटर के जो रिपल्स होते हैं, जो लहर होती है, साउंड वेव्स, इनको मीडियम की ज़रूरत होती है। वहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो हम देखते हैं तो लाइट या रेडियो वेव्स, इनको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम अगर देखेंगे मैकेनिकल वेव्स या वेव्स जो है ये दो प्रकार की भी होती हैं। एक होती है ट्रांसवर्स वेव और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। यह ट्रांसवर्स वेव जो होती है, ट्रांस मतलब होता है कि वेव जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, वेव पार्टिकल उसके वर्टिकल ट्रेवल कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांस। ट्रांस मतलब वेव इधर जा रही है और पार्टिकल्स ऊपर नीचे ट्रेवल कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। वहीं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है कि वेव जिस डायरेक्शन में फ्लो करती है, पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, तो ये होती है ट्रांसवर्स वेव। अब इस वेव में जिसको बोलते हैं क्रस्ट और इसको बोलते हैं ट्रफ, तो दो क्रस्ट के बीच की दूरी को वेवलेंथ बोलते हैं, लैम्डा। डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट, दो क्रस्ट के बीच की दूरी को वेवलेंथ बोलते हैं। और इस एक वेवलेंथ ट्रेवल करने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। और एक सेकंड में वेव कितना ट्रेवल करती है या कितने चक्कर लगाती है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड।
तो जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये सभी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं और इनकी स्पीड फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब स्पीड ऑफ लाइट। अब एक फार्मूला होता है C=F⁴। तो यहाँ पे C क्या है, फिक्स है, तो चेंज क्या होगा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। और ये क्या है कि C के प्रोडक्ट के बराबर है, तो इसका मतलब F=C/λ। यह फिक्स है, तो F अगर बढ़ेगा तो λ की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो यहाँ पर क्या है कि फ्रीक्वेंसी और λ में या वेवलेंथ में रेसिप्रोकल या उल्टा संबंध है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो इसी आधार पर चूंकि वेव की वेलोसिटी जो है फिक्स है, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के आधार पर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कई रेंज में बांटा गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम is divided into number of frequency range। मतलब कि फ्रीक्वेंसी के आधार पर, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के आधार पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को कई सारी फ्रीक्वेंसी रेंज में डिवाइड करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम कैसे डिवाइड करते हैं, किन किन फ्रीक्वेंसी रेंज में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डिवाइड कैसे करते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ हमने लेमडा लिखा और यहाँ लिखा फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले जो रेंज आती है इलेक्ट्रो वो होती है रेडियो वेव्स, फिर रेडियो वेव्स के बाद माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स के बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद विजुअल लाइट बहुत थोड़ा सा, फिर उसके बाद अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे, एक्सरे, फिर गामा रे। तो हमने इतने पार्ट में इसको डिवाइड किया। पहला रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजुअल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे। अब इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे यहाँ हम क्या करेंगे, ये सबसे कम फ्रीक्वेंसी यहाँ होगी और सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी यहाँ होगी। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ यहाँ होगा और सबसे कम वेवलेंथ यहाँ होगा। तो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितना होती है 3 × इसको हम हर्ज में लेंगे फ्रीक्वेंसी को, 3 × 10⁻³ हर्ज टू 3 × 10⁸ हर्ज। अगर हम किलो हर्ज में इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3 kHz टू 300 MHz। उसके बाद 3 × 10⁻11 हर्ज, फिर इंफ्रारेड आ जाता है 4 × 10⁻14 हर्ज, फिर इसी में विजुअल लाइट जो आती है वो आती है 7.5 × 10⁻14 हर्ज तक ही रहता है। और फिर अल्ट्रावायलेट की जो रेंज आती है वो 3 × 10⁻16 और एक्सरे फिर जाता है 3 × 10⁻19। और जो गामा रे होगा ये होगा ग्रेटर देन 3 × 10⁻19। इसके ऊपर जब हम लोग जाएंगे तो गामा रे हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ इसका क्या होगा 10⁻4 मीटर से 1 मीटर तक, फिर 10⁻3 मीटर तक, फिर 7 × 10⁻7 मीटर, फिर 4 × 10⁻7 मीटर, फिर 10⁻8 मीटर, फिर 10⁻11 मीटर, फिर ग्रेटर देन 10⁻11 मीटर। तो यह एक प्रकार से हमने फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को बांट दिया है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी
इधर से इधर जाने पे हमारी फ्रिक्वेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और इधर से इधर जाने पे वेवलेंथ हमारी क्या हो रही है, घट रही है। वेवलेंथ घट रही है, फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है। तो कौन कौन से हमारे फ्रिक्वेंसी रेंज हैं? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजुअल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे। अब उसके बाद हमारा जो मेन कम्युनिकेशन, चूँकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के विषय में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वह होता है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स, तो इनको भी सब फ्रीक्वेंसी रेंज में बांटा गया है, इनसी रेंज में डिवाइड कर दिया गया है एज पर फ्रीक्वेंसी और इनके एप्लीकेशन के आधार पे। तो जो हम लोग देखेंगे, इनको भी हम लोग डिवाइड कर देते हैं। VLF, LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF, फिर एक आता है EHF। VLF का मतलब वेरी लो फ्रिक्वेंसी रेंज, LF का मतलब लो फ्रिक्वेंसी रेंज, MF का मतलब मीडियम रेंज फ्रिक्वेंसी रेंज, H का मतलब हाई फ्रिक्वेंसी रेंज, VHF का मतलब वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रेंज, UHF का अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रेंज, SHF का सुपर हाई फ्रिक्वेंसी रेंज और EHF का एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी रेंज होता है। अब इसके बाद हम लोग जब इसको यहाँ पे हम फ्रिक्वेंसी और यहाँ पे वेवलेंथ लिखेंगे तो क्या होगा, यह आएगा हमारा 3 किलोहर्ट्ज़ टू 30 किलोहर्ट्ज़, फिर यह चला जाएगा 300 किलोहर्ट्ज़, फिर यह चला जाएगा 3 मेगाहर्ट्ज़, फिर 30 मेगाहर्ट्ज़, फिर 300 मेगाहर्ट्ज़, फिर 3 गीगाहर्ट्ज़, फिर 30 गीगाहर्ट्ज़, 300 गीगाहर्ट्ज़। और वहीं वेवलेंथ की बात करेंगे तो यह होगा 100 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के बाद 1 किलोमीटर, 100 मीटर, 10 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर 10 की पावर -1 मीटर, 10 की पावर -2 मीटर, फिर 10 की पावर -3 मीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। तो अगर हम यहाँ इन दोनों चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं तो रेडियो वेव्स कहाँ तक जा रहा है, 1 मिलीमीटर तक, और वेवलेंथ कितनी, और क्या कहते हैं कि 1 मिलीमीटर तक जा रहा है। और वहीं यहाँ पर भी जब हम देखेंगे तो ये कितना जा रहा है, 1 मिलीमीटर तक। फ्रीक्वेंसी रेंज की अगर हम बात करेंगे तो ये है 300 गीगाहर्ट्ज़, क्योंकि 3 × 10 की घात 6, यहाँ पर 1 मिलीमीटर, यहाँ तक 1 मिलीमीटर आया है। तो इस पूरे को कवर कर लिया गया, क्योंकि हम लोग आजकल कम्युनिकेशन जो है माइक्रोवेव रेंज में भी कर रहे हैं। तो EHF तक माइक्रोवेव रेंज तक कवर होता है, और यह जाता है 1 मिलीमीटर वेव तक और 300 गीगाहर्ट्ज़ तक। तो बेसिकली जो रेडियो वेव्स होता है वह 300 मेगाहर्ट्ज़ तक ही होता है, यहाँ तक। इसके बाद यह कौन सा है, माइक्रोवेव। लेकिन चूंकि हम लोग कम्युनिकेशन में दोनों का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हमने जो है रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स दोनों को 100 किलोमीटर से लेके 1 मिलीमीटर वेव तक लिया। आजकल जो मेजर कम्युनिकेशन हो रहा है वह 1 मिलीमीटर वेव पे हो रहा है। तो अगर एग्जाम में बच्चों आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बताइए, बनाइए, तो वहाँ पर लिखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये एक संपूर्ण फ्रिक्वेंसी रेंज होता है जिसमें सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं। इसको हम जो बांटते हैं उसको वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी के अनुसार बांटते हैं। चूँकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, वह फिक्स होती है, लाइट ऑफ स्पीड के बराबर होती है, इसलिए इसकी फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ में इन्वर्सली रिलेशन होता है। और वेवलेंथ बढ़ने पर फ्रिक्वेंसी घटती है और फ्रिक्वेंसी बढ़ने पर वेवलेंथ घटता है। और ये चार्ट बना देना है, ये चार्ट बना देना है। इनका यूज़ भी लिखना है, जैसे रेडियो वेव का कम्युनिकेशन में, माइक्रोवेव का भी कम्युनिकेशन में, और माइक्रोवेव ओवन आता है उसमें। इंफ्रारेड का रिमोट में, टीवी का जो रिमोट होता है वह इंफ्रारेड होता है। विजुअल लाइट हम लोग देखते ही हैं, जो लाइट हमको दिखती है विजुअल लाइट होती है। अल्ट्रावायलेट का क्या होता है, यह थोड़ा सा हमको नुकसानदायक होती है, लेकिन यूवी रेज जो होती हैं वो आजकल हम लोग
और जो हमारे बैक्टीरिया हैं इनको ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं। एक्सरे से एक्सरे होता है। गामा रेज जो है रेडियो एक्टिव क्या कहते हैं विक्टन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमको इसके यूज भी लिखना है। इसी तरीके से वेरी लो फ्रिक्वेंसी रेंज, लो फ्रिक्वेंसी रेंज, मीडियम फ्रिक्वेंसी रेंज, हाई फ्रिक्वेंसी रेंज, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रेंज, इनका भी हमको थोड़ा थोड़ा यूज लिखना है। जैसे हमारा वेरी लो फ्रिक्वेंसी रेंज है तो ये कम्युनिकेशन में यूज होता है लेकिन आमतौर पे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में यूज होता है। लो फ्रिक्वेंसी रेंज क्या है 300 किलोहर्ट्ज़ तक है, यह भी कम्युनिकेशन में यूज होता है। मीडियम फ्रिक्वेंसी रेंज यहाँ पे जो है 30 मेगाहर्ट्ज़, ये हमारा एफएम यूज होता है। ये हमारा मीडियम वेव भी यूज होता है, जो रेडियो हम लोग सुनते हैं, ये एफएम हो गया, ये मीडियम वेव हो गया। और ये हमारा जो है एएम हो गया। एएम यहाँ से भी होता है, 1650 किलोहर्ट्ज़ से शुरू होता है एएम, 1650 किलोहर्ट्ज़ से एएम शुरू होता है, तो 1.6 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, तो जो है एएम कम्युनिकेशन में, मीडियम वेव कम्युनिकेशन में, एफएम कम्युनिकेशन में, इस तरह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं और सारे यूज आप लोग नोट्स से देख लीजिएगा। इसके बाद जो अगली यूनिट है उसका नाम है, नेक्स्ट यूनिट जो है वह क्या है, फिल्टर्स। नेक्स्ट यूनिट जो है फिल्टर है। फिल्टर्स के नोट्स आप लोगों को मैंने दिया है, उसी से आप लोग उसको पढ़िए। फिल्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, जो कुछ फ्रिक्वेंसी को पास करते हैं और कुछ फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक करते हैं, तो बेसिकली इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, रेडियो रिसीवर में यूज़ करते हैं, रेडियो कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, सब जगह फिल्टर्स का यूज़ करते हैं। इनको हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। एक हमारे होते हैं पैसिव फिल्टर्स और दूसरे होते हैं एक्टिव फिल्टर्स। पैसिव फिल्टर्स पैसिव कंपोनेंट्स से मिलकर बने होते हैं और इनको एक्सटर्नल पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं एक्टिव फिल्टर्स क्या होते हैं, पैसिव प्लस एक्टिव कंपोनेंट्स से मिलकर बने होते हैं, जैसे ओपैम, इनसे मिलकर बने होते हैं। फिर हम इन फिल्टर्स को 4 भाग में बांटते हैं। पहला लो पास फिल्टर LFP, दूसरा हाई पास फिल्टर, तीसरा बैंड पास फिल्टर, चौथा बैंड स्टॉप फिल्टर या बैंड रिजेक्ट फिल्टर। अब फिल्टर क्या करता है, जिस फ्रिक्वेंसी के ऊपर पास करता है या रोकता है उसे कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। तो लो पास फिल्टर का जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व होगा वो ऐसे बनेगा। यह क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर यहाँ से इसको मान लेते हैं कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, तो इस सिग्नल को पास कर रहा है, बाकी इसको क्या कर दे रहा है, रोक रहा है, इसको पास कर रहा है और इसको ब्लॉक कर रहा है। तो ये लो पास फिल्टर हुआ। वहीं हाई पास फिल्टर क्या करता है, ये इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हुई, यहाँ सिग्नल को क्या कर रहा है, इसको पास कर रहा है, इसको पास कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। बैंड पास फिल्टर क्या करता है, एक पर्टिकुलर बैंड को पास करता है और बाकी को क्या करता है, रोक देता है। इसको पास कर रहा है, इसको पास कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। बैंड रिजेक्ट या बैंड स्टॉप फिल्टर क्या करता है, एक पर्टिकुलर बैंड को रोक देता है, बाकी और सबको क्या करता है, पास करता है। बैंड पास फिल्टर ये गलत बन गया, ये बैंड स्टॉप का है। बैंड पास फिल्टर ऐसे बनेगा, ये इस तरह से। बैंड पास फिल्टर इस बैंड को पास कर रहा है, इसको पास कर रहा है, बाकी इधर इधर क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। वहीं बैंड स्टॉप क्या करता है, इस बैंड को रोक देता है, इसको ब्लॉक कर देता है और इसको क्या करता है, पास करता है। तो ये इसकी लोअर फ्रिक्वेंसी हो जाती है, ये इसकी अपर फ्रिक्वेंसी हो जाती है। तो यहाँ बैंड विड्थ हो जाती है FH - FL। ये बेसिक हमको फ़िल्टर के बारे में यहाँ जानना है।
नोट्स में और डिटेल में दिया गया है, उससे भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में आता है कि फ़िल्टर्स क्या होते हैं, तो आपको लिखना है कि फ़िल्टर्स वे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कंपोनेंट होते हैं जो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी को पास करते हैं और कुछ फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पैसिव फिल्टर्स और एक्टिव फिल्टर्स। पैसिव फिल्टर्स पैसिव कंपोनेंट्स को मिलकर बना जाते हैं और इन्हें कोई भी एक्सटर्नल पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं एक्टिव फिल्टर्स जो होते हैं, पैसिव और एक्टिव दोनों कंपोनेंट्स को मिलकर बनाए जाते हैं। पैसिव कंपोनेंट्स जो होते हैं रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, एक्टिव कंपोनेंट्स में ओप एम्प, इनको एक्सटर्नल पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। और फिर ये क्या करते हैं, ये फिर इनको कितने भाग में बांटा गया, पार्ट में, 4 पार्ट में बांटा गया है। लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर और बैंड रिजेक्ट या बैंड स्टॉप फिल्टर। लो पास फिल्टर एक पर्टिकुलर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के अंदर के फ्रीक्वेंसी को पास करता है, उसके आगे की फ्रीक्वेंसी को रोक देता है। हाई पास फिल्टर आगे की फ्रीक्वेंसी को पास करता है, उससे पहले की फ्रीक्वेंसी को रोक देता है। बैंड पास फिल्टर एक बैंड को पास करता है और उसके अगल बगल फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देता है। और वहीं बैंड रिजेक्ट फिल्टर जो होता है वह एक बैंड को रिजेक्ट रोक लेता है और बाकी उसके अगल बगल की फ्रीक्वेंसी को पास करता है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट है वो है नॉइस एंड डिस्टॉर्शन। नॉइस एंड डिस्टॉर्शन। तो नॉइस देखते हैं, नॉइस क्या होता है, बताया गया है नॉइस होता है अनवांटेड सिग्नल, जो क्या करता है, असली सिग्नल जो होता है हमारा खराब कर देता है, खराब कर देता है। तो नॉइज़ जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में हम लोग नॉइज़ देखते हैं, सुनते हैं, जो आवाज़ आती है जिसको हम लोग पसंद नहीं करते हैं, कभी कर की आवाज़ आ रही है, कभी हम की आवाज़ आ रही है, कभी थोड़ा झरझराहट हो रही है, खड़खड़ाहट हो रही है, तो वो सब नॉइज़ होते हैं। तो नॉइज़ को बेसिकली 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला एक्सटर्नल नॉइज़, दूसरा इंटरनल नॉइज़। एक्सटर्नल नॉइज़ मतलब बाह्य शोर, आंतरिक शोर। बाह्य शोर जो होते हैं क्या होते हैं, कितने प्रकार कैसे होते हैं, इनको भी हम बट एक होता है एटमॉस्फेरिक नॉइज, जैसे थंडरिंग, बिजली कड़कना। इसमें हम लोग रेडियो या टीवी देखते रहते हैं, जैसे बिजली कड़कती है उसमें खरखराहट की आवाज़ आती है, तो वो होती है हमारी एटमॉस्फेरिक नॉइज। दूसरी होती है कॉस्मिक नॉइज। कॉस्मिक नॉइज क्या होती है, इसको कॉस्मिक नॉइज को हम लोग कैटेगरी करते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज, पहला एटमॉस्फेरिक नॉइज, दूसरा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज। इसमें ये पार्ट कॉस्मिक नॉइज और बी पार्ट सोलर फ्लेयर। ये क्या होता है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज जो मतलब कि कॉस्मिक, जैसे अन्य स्टार से या नॉइज आ रहे हैं, कॉस्मिक वेव्स होती हैं जो आती हैं और हमारे सिग्नल को डिस्टर्ब करती हैं, वैसे सोलर फ्लेयर्स होते हैं जो आते हैं और हमारे सिग्नल को डिस्टर्ब करते हैं। तो कुल मिला के जो हमारा नॉइज होता है वो एक्सटर्नल नॉइज होता है। एक्सटर्नल नॉइज के कारण भी हमारे सिस्टम में नॉइज आता है, जिसमें एटमॉस्फेरिक नॉइज जैसे बिजली कड़कना, और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज में कॉस्मिक नॉइज और सोलर फ्लेयर नॉइज होता है। इंटरनल नॉइज जो होता है, इसको हम लोग जो है यह इंटरनली सिस्टम में जनरेट होता है, इंटरनली सिस्टम में जनरेट होता है, जैसे रजिस्टर है या कैपेसिटर है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं, तो हर कंपोनेंट का कुछ ना कुछ नॉइज़ होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है, ट्रेवल करने पर वो टकराता है, टकराहट में थोड़ा बहुत नॉइज़ प्रोड्यूस होता है। जब हीट प्रोड्यूस होती है, हीट के कारण कोई भी हमारा सिस्टम या कंपोनेंट गर्म होता है, तब भी उसमें नॉइज़ जनरेट होता है। तो इस आधार पर इंटरनल नॉइज़ को हम लोग जो डिवाइड किए हैं वह नंबर 1 है हमारा थर्मल नॉइज़। यह किसके कारण होता है, टेम्परेचर के कारण होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है थर्मल नॉइज़ भी बढ़ता है, नॉइज़ बढ़ता है। कभी कभी डिवाइस होती है गर्म होती है तो उसमें और नॉइज़ या आवाज़ आने लगती है। दूसरा क्या होता है, शॉर्ट नॉइज। शॉर्ट नॉइज क्या होता है, जैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये हमारा एक जंक्शन होता है,
जंक्शन को पार करके इलेक्ट्रॉन इस तरफ उस तरफ जाते हैं, तो जैसे जंक्शन को पार करते हैं तो जंक्शन को पार करने के कारण भी एक नॉइज उत्पन्न होता है जिसको शॉर्ट नॉइज बोलते हैं। उसके बाद एक आता है फ्लिकर नॉइज। फ्लिकर नॉइज क्या होता है? फ्लिकर नॉइज, जैसे हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल को बनाया, ये प्योर होना चाहिए, इसमें इम्प्योरिटी हमको जितना ऐड करना उतना ही ऐड होना चाहिए, लेकिन किसी कारण से कोई इसमें क्या कहते हैं डिफॉर्मिटी है या कुछ है, तो जंक्शन फिर उसमें क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को वहाँ पार करने में कठिनाई होती है और उसके कारण जो है एक फ्लिकर आता है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर जाता है सिग्नल, तो उसको बोलते हैं फ्लिकर नॉइज। ठीक है, तो इस तरह से इंटरनल नॉइज को 3 भागों में बांटा गया है: थर्मल नॉइज, शॉर्ट नॉइज, फ्लिकर नॉइज। ये किसके कारण होता है? इम्प्योरिटी या डिफॉर्मिटी कारण होता है। अगर हमारी इम्प्योरिटी या डिफॉर्मिटी या कुछ गलत उसमें मिक्स हुआ तो उसके कारण फ्लिकर नॉइज प्रोड्यूस हुआ। फिर एक क्रॉस टॉक भी होती है। कभी कभी क्या होता है कि हम बात कहीं और कर रहे हैं और दूसरी जगह फ़ोन लग जाता है तो उसको क्रॉस टॉक बोलते हैं। तो इस तरह से नॉइज़ अगर पूछा जाए एग्जाम में, तो नॉइज़ में हमको ये बताना है कि नॉइज़ अनवांटेड सिग्नल होता है जो असली सिग्नल को ख़राब कर देता है। यह 2 प्रकार का होता है, पहला एक्सटर्नल नॉइज़ और दूसरा इंटरनल नॉइज़। एक्सटर्नल नॉइज़ को भी दो पार्ट में बांटा गया है: एटमॉस्फेरिक नॉइज़ जिसमें बिजली का कड़कना, और दूसरा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज़ जैसे कॉस्मिक नॉइज़ और सोलर फ्लेयर। उसी तरीके से इंटरनल नॉइज़ आंतरिक होता है, यह सिस्टम के अंदर इंटरनली कंपोनेंट्स के कारण जनरेट होता है, जिसको 3 भागों में बांटा गया है: थर्मल नॉइज़, शॉर्ट नॉइज़ और फ्लिकर नॉइज़। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना है। तो इस तरह से नॉइज़ का अगर क्वेश्चन आएगा तो पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नॉइज़ सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो, SNR। इसको बोलते हैं सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो। सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो क्या होता है कि कोई हमारा सिस्टम है तो उसमें सिग्नल की वैल्यू कितनी है और उसमें नॉइज़ की वैल्यू कितनी है। इसमें सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो को dB में मेजर करते हैं हम लोग, dB, और 10 log 10 PS पावर ऑफ सिग्नल और डिवाइडेड बाय पावर ऑफ नॉइज। तो सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय नॉइज पावर। तो किसी भी हमारे सिस्टम में सिग्नल की पावर कितनी है और नॉइज़ की पावर कितनी है, उसके जो रेशियो होता है उसी को हम बोलते हैं नॉइज़, सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो। अब क्या है कि वो सिस्टम अगर हमारा है तो सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो अधिक से अधिक होना चाहिए। सिग्नल SNR शुड बी मैक्सिमम। SNR मैक्सिमम होने का मतलब कि सिग्नल पावर हमारी अधिक होनी चाहिए और नॉइज़ पावर कम से कम होनी चाहिए। ये पार्ट अधिक होना चाहिए और ये पार्ट अधिक होना चाहिए, ये पार्ट कम से कम होना चाहिए, ताकि SNR हमारा सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो क्या रहे, मैक्सिमम रहे। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो क्या होता है, तो हमको लिखना है कि किसी भी सिस्टम में या किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो सिग्नल पावर तथा नॉइज़ पावर के अनुपात को सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो कहते हैं। इसे dB में SNR dB 10 log 10 P सिग्नल डिवाइडेड बाई P नॉइज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो जितना अधिक से अधिक हो हमारा सिस्टम उतना ही अच्छा होता है। नेक्स्ट जो हमारा है वह है डिस्टॉर्शन। तो नॉइज़ हम लोगों ने देखा, नॉइज़ क्या था, अनवांटेड सिग्नल था। डिस्टॉर्शन क्या है, ये भी अनवांटेड ही होता है। ये क्या करता है, सिग्नल के शेप में चेंज करता है, सिग्नल के शेप में चेंज कर देता है। जो डिस्टॉर्शन होता है वह क्या करता है, सिग्नल के शेप में चेंज कर देता है। अब उसके बाद जो डिस्टॉर्शन होता है इसको हम कितने पार्ट में बांटते हैं, 2 पार्ट में बांटते हैं। पहला आता है हमारा लीनियर डिस्टॉर्शन, दूसरा आता है नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन। लीनियर डिस्टॉर्शन में 2 प्रकार का डिस्टॉर्शन होता है। पहला फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन, फ्रीक्वेंसी में जब कोई चेंज हो जाती है। दूसरा फेज डिस्टॉर्शन, फेज डिस्टॉर्शन, फेज में चेंज होता है। नॉन लीनियर में आता है एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन। नोट्स में फिगर बना हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन हमको कैसे दिखाना है, फेज डिस्टॉर्शन कैसे दिखाना है और एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन का फिगर कैसे दिखाना है। अब उसके बाद एक आता है नॉइज़ फिगर। डिस्टॉर्शन में यही लिखना है कि डिस्टॉर्शन क्या होता है, अनवांटेड एक्टिविटीज़ होती हैं जो सिग्नल के शेप को चेंज कर देती हैं। इनको 2 पार्ट में बांटा गया है, लीनियर डिस्टॉर्शन और नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन। लीनियर डिस्टॉर्शन में फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन और फेज डिस्टॉर्शन होता है, और नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन में एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन होता है। अब उसके बाद आता है नॉइज़ फिगर। नॉइज़ फिगर क्या होता है, कोई सिस्टम है वह कितना नॉइज़ ऐड कर रहा है, हाउ
मच नॉइज एडेड बाय सिस्टम। तो जैसे मान लो यह कोई सिस्टम है, तो हम क्या करेंगे, सिग्नल टू नॉइज रेशियो इनपुट पे लेंगे, सिग्नल टू नॉइज रेशियो एट इनपुट और सिग्नल टू नॉइज रेशियो एट आउटपुट, इन दोनों का रेशियो ले लेंगे। तो जो हमारा रेशियो आएगा वही क्या हो जाएगा, नॉइज फिगर। तो नॉइज फिगर क्या हो जाएगा, SNR आउटपुट डिवाइडेड बाई SNR इनपुट। तो इससे यह पता चल जाएगा कि इस सिग्नल के द्वारा कितना नॉइज ऐड, इस सिस्टम के द्वारा कितना नॉइज ऐड किया जा रहा है, तो उसी बोलते हैं नॉइज फिगर। ठीक, तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है नॉइज फिगर क्या होता है, तो नॉइज फिगर क्या होता है, सिग्नल किसी सिस्टम द्वारा कितना नॉइज ऐड किया जाता है उसका मेजरमेंट नॉइज फिगर के माध्यम से करते हैं। और सिग्नल टू नॉइज रेशियो आउटपुट पर तथा सिग्नल टू नॉइज रेशियो इनपुट पर, इन दोनों के अनुपात को नॉइज फिगर कहते हैं। अब उसके बाद एक और यूनिट है कि नॉइज और डिस्टॉर्शन में अंतर। तो नॉइज और डिस्टॉर्शन, नॉइज क्या होते हैं, अनवांटेड होते हैं, सिग्नल को ख़राब कर देते हैं। ये क्या करते हैं, शेप को चेंज करते हैं। ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होते हैं, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। डिस्टॉर्शन इंटरनल होता है। और तीसरा क्या होता है, नॉइज रैंडम होते हैं, डिस्टॉर्शन रैंडम नहीं होता है, सिस्टमेटिक होता है, ये जो होते हैं अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, कब बिजली कड़क जाए पता नहीं। ये प्रिडिक्टेबल होते हैं, इनके बारे में हम पता कर सकते हैं, इनको कम किया जा सकता है, इनको भी रिड्यूस किया जा सकता है और इनको भी कम किया जा सकता है सिस्टम को प्रॉपर डिजाइन करके। तो ये नॉइज और डिस्टॉर्शन में अगर अंतर आता है, फिर ये कितने टाइप्स लिख देना, ये टाइप्स, ठीक है बस। इसके बाद एक यूनिट और इसमें है, यह जिसको हम लोग देखते हैं वह है पार्ट और है जिसको हम लोग देखते हैं, उसका नाम है बेसिक ऑफ फाइडेलिटी और सेलेक्टिविटी और सेंसिटिविटी। तो फाइडेलिटी, सेलेक्टिविटी और सेंसिटिविटी, ये तीन चीज़ें एक तरह से, ये तीनों रिसीवर के भी टर्म्स में यूज होते हैं, और माइक्रोफोन, स्पीकर, एम्पलीफायर, इन सब के टर्म्स में फाइडेलिटी, सेलेक्टिविटी और सेंसिटिविटी तीन वर्ड यूज होते हैं। इसको हमको थोड़ा सा समझना जरूरी है, परिभाषा। फाइडेलिटी मतलब जैसे मान लो ये सिस्टम है, इसमें हमने क्या किया कि एक वेव्स को ऐसे दिया, तो यह कितना एक्यूरेटली उस वेव को रिप्रोड्यूस कर रहा है, हाउ एक्यूरेट शेप इज रिप्रोड्यूस्ड, मतलब कितना एक्यूरेट एकदम जो हमने इनपुट में दिया वही हमको सीधा आउटपुट में मिला, तो वह उसकी फाइडेलिटी क्या होती है, हाई होती है। फाइडेलिटी क्या होती है, हाई होती है। अगर जो सिग्नल हमने इनपुट में दिया और वही सिग्नल अगर हमको आउटपुट में मिल रहा है, तो सिग्नल की फाइडेलिटी क्या होती है, हाई होती है। और हाई होना चाहिए, जैसे एक रिसीवर होता है, रिसीवर पे जो सिग्नल हमने रिसीव किया, सेम उसी सिग्नल को अगर हमने रिप्रोड्यूस कर दिया, तो उस रिसीवर की फाइडेलिटी क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। फाइडेलिटी मतलब एक तरह से होता है विश्वसनीयता मतलब ये है कि कितना एक्यूरेट है कोई चीज़। किसी के ऊपर आप विश्वास तभी करते हैं जब आप जो कहते हैं वही काम करता है, या जो उससे उम्मीद की जाती है वही करता है। तो फाइडेलिटी मतलब होता है हाउ एक्यूरेट कोई सिस्टम है, कितना एक्यूरेट कोई सिस्टम है, कितना एग्जैक्टली वह सिग्नल को रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो रिसीवर की फाइडेलिटी क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। फिर आता है सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी में क्या होता है कि कोई रिसीवर है तो उसको हम पर्टिकुलर एक फ्रिक्वेंसी को सेलेक्ट कराते हैं, इस फ्रिक्वेंसी को बाकी सभी फ्रिक्वेंसी क्या करते हैं कि रिजेक्ट करा देते हैं, ठीक है। तो कोई सिग्नल है, कोई रिसीवर है, तो वह कितना अच्छे से डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी को सेलेक्ट कर रहा है, को सिलेक्ट करना और अनडिजायर्ड को रिजेक्ट करना।
तो कोई रिसीवर कितना अच्छे से किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी जिसको हम चाह रहे हैं उसको सेलेक्ट कर रहा है और उसके अगल बगल की फ्रिक्वेंसी को रिजेक्ट कर रहा है, वही उसकी सेलेक्टिविटी होती है। जैसे हम लोग रेडियो सुनते हैं तो रेडियो में क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को चूज़ करते हैं, तो हम चाहते हैं कि इस फ्रिक्वेंसी पर जो गाना है एकदम साफ सुथरा क्लियर आए। तो अगर उस रेडियो की सेलेक्टिविटी या रिसीवर की सेलेक्टिविटी अच्छी है तो उसी फ्रिक्वेंसी को सेलेक्ट करेगा, अगल बगल की फ्रिक्वेंसी को रिजेक्ट कर देगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक ही चैनल पे एक गाना आ रहा है, कभी कभी उसी पे दूसरा भी गाना आने लगता है, या थोड़ा बहुत दूसरा फिर तीसरा, तो इस तरह से उस चैनल की सेलेक्टिविटी या उस रिसीवर की सेलेक्टिविटी अच्छी नहीं है। तीसरा होता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होता है, कितना मिनिमम सिग्नल पावर को सेंस कर रहा है, मतलब कोई भी रिसीवर है वह कितना मिनिमम जो है पावर सिग्नल को या कितना मिनिमम सिग्नल है उसको भी अगर सेंस कर ले रहा है तो उसकी सेंसिटिविटी क्या है, अच्छी है। तो ये सब क्या होना चाहिए, सेंसिटिविटी भी हाई होनी चाहिए, सेलेक्टिविटी भी हाई होनी चाहिए और फाइडेलिटी भी हाई होनी चाहिए। किसी भी रिसीवर के लिए या किसी भी एम्पलीफायर के लिए उसकी फाइडेलिटी, सेंसिटिविटी और सेलेक्टिविटी ये तीनों हाई होना चाहिए। अब पता चल गया होगा फाइडेलिटी मतलब क्या होता है, हाउ एक्यूरेट शेप इज रिप्रोड्यूस, कितना एक्यूरेटली शेप को रिप्रोड्यूस किया गया है। सेलेक्टिविटी मतलब जिस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को हम लोग सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, सिस्टम या रिसीवर ने उसी फ्रिक्वेंसी को सेलेक्ट किया, अगल बगल वाली फ्रिक्वेंसी को रिजेक्ट किया है। और सेंसिटिविटी मतलब कि मिनिमम से मिनिमम अगर पावर है सिग्नल की तब भी जो रिसीवर है उसको रिसीव कर ले रहा है। तो ये चीज़ें हैं और इसी के साथ जो है ये पहली यूनिट खत्म होती है। नेक्स्ट यूनिट जो है अगले लेक्चर में होगा, इसको आप लोग 3-4 बार इसको देख लीजिए।